अहम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल हम बात बिहार के दंगल की कर रहे हैं, बिहार के चुनावी दंगल की। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिसात जो है वो बिछाई जा रही है। बिहार में इस 2020 के चुनाव में बहुत कुछ है। जी हाँ, कोरोना काल है। बिहार में जो है रिया और सुशांत को लेकर भी चर्चा है। साथ ही बात की जाए तो किसान भी हैं, और चलते चलते लास्ट में बात की जाए तो पांडे जी ने भी अब एंट्री कर ली है। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। विनायक प्रसाद जी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विनायक प्रसाद जी के पास चलते हैं। विनायक प्रसाद जी, बिहार चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं। इस बीच 2015 और 2020 के बीच की हम बात की जाए तो इस बार के चुनाव में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं, चाहे बात मुद्दों की जाए या फिर हम बात जो है जाति खांचे की जाए? देखिए, जहां तक बिहार में का सवाल है तो कुछ मुद्दे कुछ ऐसे खास नहीं है ना। कोशिश ये की गई थी कि एसएसआर के केस को लेकर लोग आगे बढ़े, और बीजेपी ने तो बाकायदा अपने गाड़ियों के ऊपर इश्तेहार भी चिपका दिया था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि न भूले है ना बोलने देंगे। हालांकि ये मुद्दे अब धरे के धरे रह गए। जब पांडे जी जेडीयू का दामन थाम दिए, बिहार के डीजीपी, क्योंकि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का मसला चल ही रहा था और उन्होंने जैसे एनसीपी के लोगों को आड़े हाथों लिया था, तो उस समय भी ये बातें साफ आ गई थी कि बिहार के डीजीपी ये पॉलिटिकल है पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से पॉलिटिकल होके रह गए। इसके पहले याद होगा 2009 का वाकया, जब लोकसभा का चुनाव आयोजित होना था, उस समय भी वो वीआरएस लिए थे और बीजेपी से टिकट की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने बड़ी मशक्कत से अपने वीआरएस को उन्होंने जैसे वापस करवाया और फिर से पुलिस सेवा में बहाल हुए। इस दफे अब वो बीजेपी के दामन में नहीं है, अब वो जेडीयू का दामन थाम चुके। रही बात मुद्दों की, तो अब चूंकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसमें एक अपना, आप ये कहें कि उनका जो पॉलिटिकल करियर का पायलट प्रोजेक्ट है वो यही था, लेकिन अब जैसे वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो डीजीपी शिप भी छोड़ दिया, संजय राउत से उनकी जैसे कहासुनी हुई, ये तमाम मुद्दे हैं जो अब बिल्कुल गौन हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार में फिलहाल कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल नहीं हो सकते हैं, ये नॉन इश्यूज हैं। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन हो रहा था तो उस समय जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हुए, हजारों हजार मजदूर बिहार पहुंचे, गिरते पड़ते पहुंचे, कोई साइकिल से पहुंचे। एक बच्ची भी बिहार की आई थी 15 साल की, जो कि गुड़गांव से अपने पिता को साइकिल पर बाकायदा सवार करके लाई थी। ऐसे तमाम इश्यूज हैं जो कि रूरल पॉपुलेशन के दिमाग में याद है। और बिहार में जिस तरह से यहाँ की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आपको वो भी बहुत गौर करना पड़ेगा। अभी बाढ़ का समय है, कोरोना का समय है, लाखों लोग अभी यहाँ कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसी हालत में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, मास्किंग की बात की जाती है, तो ये तमाम एक बड़ा बिग फेलियर होगा। ऐसे कंडीशन में, ऐसे दुरूह परिस्थिति में चुनाव आयोजित कराना, लोग कैसे बूथ तक जाएंगे? आप ये भी देख लीजिए कि 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले लोग जो है सो काफी ससेप्टेबल हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है, तो वोट परसेंटेज है वो भी कमेगा। वर्चुअल वोटिंग की बात हुई थी तो विपक्षियों ने चुनाव आयोग को एक बाकायदा एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें ये कहा था कि साहब बिहार में वर्चुअल इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 से 30% लोगों के पास में एंड्रॉइड फोन सेट है। तो ऐसे तमाम मुश्किलात हैं। बाढ़, कोरोना और रिवर्स माइग्रेशन एक बड़ा इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। ना तो पांडे जी इशू है, ना तो एसएसआर एक बड़ा मुद्दा बन के बिहार में आने वाला है। अब अशोक सिंह जी, आप क्या कहेंगे? एक डीजीपी लेवल का अधिकारी वीआरएस लेता है, उसके बाद वो सीएम की तारीफ करते हैं, सीएम की तारीफ करते हैं, दिल की बात कहते हैं, दिल में मेरे बहुत कुछ था, आज मैं कह रहा हूँ। अब जब वो जो है पद पे रहे होंगे तब भी उनके दिल में बहुत कुछ रहा होगा, बहुत कुछ किया होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि डीजीपी ने जिस तरीके से एक डीजीपी के पद को एक विधायक बनने के लिए डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद को और छोड़ दिया, ये सबसे चिंताजनक बात है। खासकर बिहार के लोगों ने, बिहार के युवाओं ने इस चीज को बड़े गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ये डीजीपी जैसा पद मुख्यमंत्रियों और विधायकों के सामने इनका ग्लैमर फीका पड़ जाता है। ये बहुत चिंतन की विषय है युवाओं के लिए भी कि इतना बड़ा पद पाने के बावजूद ये पॉलिटिक्स में जाते हैं। खैर, ये इनकी कार्यकाल भी बहुत कम समय था ही, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने और था। तो ऐसे में इनको थोड़ा समय तक वेट कर लेते तो थोड़ा मजा आता। लेकिन इस तरीके से इन्होंने पार्टी ज्वाइन करके, हालांकि मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, कहीं मैं देख भी रहा था, उनका बयान पढ़ रहा था कि अभी उन्होंने किसी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं किया है। हालांकि साफ हो चुका।
ने संकेत दिया है कि अभी वो किस पार्टी में जाएंगे। हमें स्पष्ट है वो या तो कुछ घंटे पहले ज्वाइन कर ली या वो कुछ घंटे के बाद ज्वाइन करने वाले हैं जेडीयू, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। हो सकता है अभी तक, लेकिन उन्होंने जो भी है अभी क्लियर नहीं आया है क्या कर रहे हैं। जहां तक मुद्दे की बात है बिहार में, चुनाव के मुद्दे की जहां तक बात है, देखिए मुद्दा अब ये डीजीपी नहीं रहे हैं। वाकई मैं विनायक जी की बातों से मैं सहमत हूँ। डीजीपी रहे हैं न सुशांत रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है हमारे बिहार में जो चुनाव होने वाला है कोरोना काल में होने वाला है, और ये चुनाव एक बहुत बड़े चुनाव सुधार के दहलीज पर खड़ा है। कैसे हम इस कोरोना काल में चुनाव कराने जा रहे हैं, सरकार हमारे यहाँ जो बिहार में चुनाव होने वाली है, इसमें कई चुनौतियां भी उपजेगी, कई चीजें निकल करके आएंगी और उसमें इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो ये बहुत बड़ा सुधार भी होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होने जा रही है हमारे बिहार में, जो जिस पर सबसे ज्यादा धन खर्च होता है। चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च रैली, सभा और रोड शो वगैरह पर खर्च किया जाता है। तो ये इन सब चीजों पर नहीं होने जा रहा है। तो हम एक तो सही दिशा में जा रहे हैं कि कम से कम एक चुनाव सुधार हो की दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी संकट यह है कि कोरोना काल में हम जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं से लड़ रहे हैं, हमें स्वास्थ्य सेवाएं उस तरीके से मिल नहीं रही है। ऐसे में हम कहाँ तक इसको आगे बढ़ा करके ले जाएंगे, वोटिंग को लेकर के परेशानियां आएंगी, कई तरह की तमाम परेशानियां आएंगी। तो अशोक जी, ब्रेक का वक्त हो चला है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ठीक है, मुद्दा सबसे बड़ा बिहार की बात की जाए तो वो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वहाँ रोजगार की साफ तौर पर कहीं चर्चा नहीं हो रही। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार के दंगल में। जी हां, कोरोना काल में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। कई गाइडलाइन, कई नियम के बीच
वोटिंग भी होगी और साथ ही साथ रोड शो भी होगा और बहुत कुछ होगा, लेकिन गाइडलाइन होगी। फिलहाल हमारे साथ हम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी है। सीधे सबसे पहले पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनायक प्रसाद जी के पास। विनायक प्रसाद जी, अगर मैं आपसे सरल शब्दों में समझना चाहूं तो बिहार में जो लड़ाई आप देख रहे हैं वो किसके किसके बीच देख रहे हैं, और दूसरी चीज क्या जातीय समीकरणों से क्या चीजें अभी तक बाहर निकल के आई? 2015 और 20 के बारे में बात की जाए, क्या लोगों से आपकी बात हुई, क्या वो मुद्दों पे अब बात कर रहे हैं या अभी भी चीजें जाति के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही हैं? तो सापेक्ष, क्योंकि अगर आप बिहार में चुनावी समीकरण को देखें तो जातीय आधार या फिर जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा रखता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से कास्ट का बहुतायता है। तो ऐसी हालत में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस कास्ट की बहुतायत होती है, जो कास्ट वहाँ ज्यादा रहते हैं, जिनका डोमिनेंस वहाँ ज्यादा है, तो टिकट तो उसी हिसाब से बांट दिए जाते हैं। रही बात इशूज के, तो इशूज बिहार में हमेशा एक ही इशूज है, क्योंकि 2-3 लोग ऐसे हैं जिनमें कि सबसे पहले तो आपको लालू यादव, फिर नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये 3, और फिर रामविलास पासवान। क्योंकि रामविलास पासवान की अपनी कोई खास अहमियत है नहीं, वो सिर्फ सत्ता के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर रही बात उनकी पार्टी की, तो उनकी पार्टी का भी एक ही उसूल है कि कैसे खुद के लोगों को पार्टी में शामिल कराया जाए या फिर उनको जीत हासिल कराई जाए। तो उनके पास चूंकि जिस तरह से इस दफे उन्हें एक खास तौर पे एक बढ़िया मौका मिला था कि वो एससी और एसटी को कम से कम यहाँ इस तरह से रहते कि उन्हें एक खासी नुमाइंदगी मिलती, वो यहाँ मिलती नहीं दिख रही है। तो रामविलास पासवान हर किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो यूपीए की हो या फिर एनडीए को हो, वो बाकायदा वो रह के दिखाए हैं। रही बात नीतीश कुमार, तो उनके जो कोर इश्यूज हैं, तो पिछले 2015 के चुनाव में इनकी एक खास इनके जो प्लान थे जिसमें कि 7 निश्चय थे, तो 7 निश्चय अभी तक जमीन पे दिखाई कहीं नहीं पड़ी। जब प्रशांत किशोर बाकायदा इनके पोल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे सामने आए थे, इनके जो पोल मैनिफेस्टो थे, इनके जो एजेंडा थे, तो प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। इसके पहले वो फिर मोदी जी के साथ भी रहे प्रशांत किशोर। तो ऐसे हालत में जो फलसफे थे बड़े हाई हैंडेडनेस थे यहाँ पे, लेकिन कुछ यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। कोर इश्यूज यहाँ खत्म रहा। दूसरी बात की प्रधानमंत्री ग्राम गोद लेने की जो थी लिया यहाँ के गांव की, तो उनकी दशा और दिशा नहीं बदली। तो कुल मिलाकर के जो सरकारी दावे थे या फिर हर लोगों के हिसाब से जो भी कुछ कहा जा रहा था कि समाज में विकास की नई धारा बहेगी, तो अभी तक बाहर से एक भी अगर आप देख लें कि तो किसी तरह का निवेश यहाँ नहीं आया है, ना तो किसी तरह की जैसो कोई कंपनी यहाँ बाहर से काम करने नहीं आई। ठीक है विनायक जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार के राजनीति को लेकर अपनी बात रखने के लिए। तो बिहार के दंगल में बहुत कुछ है, फिलहाल इंतजार है तो फैसले का, और ये ताज किसके सर होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर वार। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन,
0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।